नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके संविधान से जो हमने प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो आज हमारा कनाडा का संविधान बच गया था, तो कनाडा के संविधान पर आज हम लोग बात करेंगे। तो कनाडा के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए, कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से प्यारे साथियों, यहाँ से जो हमारे प्रावधान लिए गए, पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है हमारा अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला प्रावधान लिया है हमने यहाँ से कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तो साथियों, कनाडा से कौन कौन से हमने प्रावधान लिए हैं कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का, या फिर जो अपशिष्ट जो हमारे विषय हैं उनका केंद्र में निहित होना। ठीक है। अगला, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। चलिए बात करते हैं हम लोग सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था पर। आज हम लोग बात करते हैं साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई होगी जब मैं आपको ब्रिटेन पढ़ा रहा था, और मैंने ब्रिटेन में आपको संसदीय व्यवस्था जब पढ़ाई होगी, और संसदीय व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि भैया पूरी दुनिया में दो प्रकार से शासन प्रणाली बनती हैं। दो प्रकार से शासन प्रणाली बनती है। पहली जो शासन प्रणाली बनती है वो बनती है हमारी विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी दो टाइप की बनती है। पहले होती है संसदीय व्यवस्था, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। दूसरा प्रकार की मैंने बताई होगी आपको, तो ये बनती है केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर, जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कनाडा के संविधान पढ़ रहे होंगे तब। तो आ चुका है वो दिन, कनाडा के संविधान आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कनाडा के संविधान में आप पढ़ना है कि भैया केंद्र और जो राज्य हैं हमारे, उनके संबंधों के आधार पर क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी बनती हैं। ठीक है साथियों, जभी तो हम लोगों को सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था समझ में आएगी। अरे जभी तो समझ में आएगी जब हम पहले व्यवस्थाओं को देख लें। व्यवस्थाओं को देख लें भैया, एक आतंक व्यवस्था क्या होती है, परिसंघात्मक क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। जब हम इन व्यवस्थाओं को समझ जाएंगे तभी तो हम लोग कहीं ना कहीं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था वाले प्रावधान पर पहुंचेंगे साथियों। चलिए, मैं आपको प्यारे साथियों तीन चित्र बनाऊंगा यहाँ पर। तीन चित्र मैं आपको बनाऊंगा और तीनों चित्र पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बना रहा हूं चित्र यहाँ पर, ये है साथियों राज्य। ये क्या है, ये हमारे राज्य हैं, राज्य। और ये जो हमारा अंदर वाला गोला है इसे हम बोलते हैं केंद्र या फिर संघ, या फिर संघ। ये व्यवस्था होती है हमारी परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं।
देखिए साथियों, पहले हमने देखी परिसंघात्मक व्यवस्था। दूसरा चित्र मैं आपको बना रहा हूं, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, हमारे राज्य हैं, ये हमारे राज्य हैं, ये हमारे राज्य हैं, ये हमारे क्या हैं साथियों, ये राज्य हैं। और हमारा जो बाहर वाला गोला है, ये क्या है हमारा, ये हमारा संघ है, संघ या फिर केंद्र है। ये क्या है, ये भी भैया संघ या फिर केंद्र है। ये गोलों का मतलब प्यारे साथी आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ी देर में। अभी ये भी हमारा क्या है, संघ या फिर केंद्र है ना। ये भी हमारा संघ या केंद्र है ना साथियों। संघ या फिर केंद्र है। इसे हम लोग बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। एक गोला और बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक गोला हमारा, इसमें केवल संघ या फिर केंद्र ही होता है, इसमें राज्य हमारे नहीं होते हैं। इसे हम बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। प्यारे साथी, अगर यदि हम डायग्राम बना करके समझेंगे तो हम लोग जल्दी समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है साथियों, चलिए ये तीनों के तीनों चित्र आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और दिखाई भी आपको दे रहे होंगे। तो अब चलिए इन पर बात कर लेते हैं हम लोग। व्यवस्थाओं पर इनकी बाद में बात करेंगे, इनकी जो विशेषताएं हैं इन पर बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इनके गठन कैसे कैसे होता है। गुरुजी आपने गोला जो बना दे, लेकिन इनके गोलों का आपको आप जो है हमें मतलब बताइए। तो चलिए आप लोग इन गोलों का पहले मतलब समझिए साथियों। पहली बात मैंने बताया कि भैया पहली जो केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्थाएं बनती हैं, किन किन के संबंधों के आधार पर, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर आपकी जो व्यवस्थाएं बनती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है हमारी परिसंघात्मक, एक होती है हमारी संघात्मक, है ना, एक होती है हमारी एकात्मक व्यवस्था। चलिए ये समझते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था में मैंने आपको दो गोला बनाए भैया। एक क्या बनाया, एक डॉटेड गोला बनाया है, एक पूरी तरीक़ा से मैंने सर्कल बनाया है। ठीक है ना, एक डॉटेड सर्कल बनाया है और एक पूरी तरीक़ा से सर्कल बनाया मैंने। तो समझिएगा परिसंघात्मक जो व्यवस्था होती है उसका गठन कैसे होता है। कि ये बाहर जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए ये राज्य डॉटेड वाले क्या हैं, राज्य हैं। और ये सर्कल पूरा प्लेन वाला सर्कल क्या है, ये आपका केंद्र या संघ है। यहाँ पर भी डॉटेड वाले क्या हैं, राज्य हैं। यहाँ पर पूरा सर्कल क्या है, केंद्र या संघ है। तो फिर गुरुजी इन दोनों में अंतर क्या है, फिर इस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिएगा परिसंघात्मक व्यवस्था का गठन कैसे होता है समझिए। ये जो आप लोगों को राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाहर वाले जो राज्य दिखाई दे रहे हैं, एक ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ये जो राज्य आपको सर्कल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये राज्य आपस में मिल करके या फिर आपस में समझौता करके एक संघ या केंद्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक केंद्र या संघ का निर्माण करते हैं। कौन, राज्य। यानी कि राज्य आपस में मिल करके, आपस में समझौता करके एक केंद्र का या संघ का निर्माण करते हैं। और इस केंद्र में वो अपनी सहमति से आ भी सकते हैं और अपनी सहमति से प्यारे साथियों जा भी सकते हैं। मतलब अपनी स्वेच्छा से, उनकी स्वेच्छा करेगी, उन्होंने सहमति जताई, उन्होंने समझौता किया, एक संघ या केंद्र का निर्माण कर लिया। अब उनकी मर्जी है, उस संघ में रहना भी चाहते हैं तो रह सकते हैं, यदि उस संघ से जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं अपनी स्वेच्छा से साथियों, अपनी स्वेच्छा से। शुरुआत में साथियों अमेरिका में ऐसी व्यवस्था थी। जिस प्रकार से हम ब्रिटेन के अधीन थे उसी प्रकार से अमेरिका भी ब्रिटेन का अधीन था। तो 1776 में अमेरिका को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, अमेरिका में भी परिसंघात्मक व्यवस्था थी। ये तो बाद में संघात्मक व्यवस्था आई अमेरिका में, बाद में उसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात आप।
तो राज्य आपस में समझौता करके एक केंद्रीय संघ का निर्माण करते हैं और राज्य इस संघ से अपनी स्वेच्छा से निकल भी सकते हैं, स्वेच्छा से इसमें आ भी सकते हैं। ये लीजिए, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यों पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या है, राज्यों पर कोई भी बाध्यता नहीं है कि भैया आपको आ गए हो तो आपको जाना ही, आप जो जा नहीं सकते इसमें से, ऐसा नहीं है। अपनी स्वेच्छा से इन्होंने संघ बनाया, अभी अपनी स्वेच्छा से संघ में से निकलना चाहते हैं तो ये निकल सकते हैं साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो परिसंघात्मक व्यवस्था है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी आपको परिसंघात्मक व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया में किसी भी व्यवस्था में आपको परिसंघात्मक व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी देश में। इस समय समझ में आ गई आपको? क्या लिख दूं? अरे क्या लिख दूं? चलिए लिख दे रहे हैं। क्या होता है भैया परिसंघात्मक में? राज्य आपस में समझौता करके एक संघ या केंद्र का निर्माण करते हैं और अपनी इच्छानुसार इससे निकल भी सकते हैं और शामिल भी हो सकते हैं तो भैया परिसंघात्मक आपको समझ में आ गई होगी कि राज्य आपस में सहमति करके एक संघ का या केंद्र का निर्माण करते हैं और इस संघ में यदि आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया इसमें से नहीं जाएंगे, निकल गए, अपनी स्वेच्छा से निकल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है इसमें। तो ये व्यवस्था इस समय कहीं भी नहीं है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में यदि मान चलो राज्य एक बार आ गए, इस व्यवस्था में मैं आपको बता रहा हूँ परिसंघात्मक, यदि राज्य एक बार आ गए हैं तो राज्य आने के बाद ऐसा नहीं बाध्यता है साहब इसमें रहोगे ही आप, नहीं निकल सकते हैं। यदि मान चलो राज्य निकल गए तो फिर संघ, या फिर संघ थोड़ी ना बचा, फिर केंद्र थोड़ी ना बचा। अरे बताओ, जब राज्यों ने मिलकर के केंद्र बनाया या संघ बनाया तो अब राज्य ही निकल गए तो फिर केंद्र कहाँ बचा, संघ कहाँ बचा इसमें। तो अगर मैं इसको बोल दूं, अगर दोस्तों मैं इसको बोल दूं, क्या मैं बोल दूं इसको, यदि मैं इसको बोल दूं कि भैया अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, क्या बोल दूं मैं, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। राज्यों का विनाश नहीं हुआ है बल्कि राज्य निकल गए बाहर, तो किसका विनाश हो गया, संघ का विनाश हो गया साथियों। अगली होती है हमारी संघात्मक व्यवस्था। कौन सी होती है हमारी, संघात्मक व्यवस्था हमारी होती है। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, सुनिए, ये जो आप संघात्मक व्यवस्था देख रहे हैं इसमें भी भैया राज्य हैं और इसमें क्या है, इसमें भी केंद्र है या संघ है। केवल अंतर किसका है, ये जो डॉटेड वाला मैंने जो सर्कल बनाया है केवल इसका अंतर आप लोग देख रहे होंगे। इसमें क्या था, बाहर था, यानी कि इसमें से राज्य निकल सकते हैं भाई, केंद्र में से राज्य निकल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। यहाँ पर राज्यों का विनाश नहीं हुआ बल्कि किसका विनाश हो गया, संघ का विनाश हो गया। इसलिए राज्य कहाँ चले गए, बाहर चले गए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें राज्य जो इसके अंदर बनाए हैं, डॉटेड लाइन जो बनाई है, सर्कल जो बनाया है मैंने डॉटेड सर्कल, वो राज्य हैं, यानी कि ये निकल नहीं सकते इसमें से। यदि एक बार ये संघ में आ जाएंगे तो ये निकल नहीं सकते संघ से। ये कैसे बनेगा, तो गुरु जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अंतर है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सुनिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी राज्य आपस में समझौता करके केंद्रीय संघ का निर्माण करते हैं। इसमें भी राज्य, ये जो राज्य दिखाई दे रहे हैं डॉटेड सर्कल वाले, ये आपस में समझौता करके एक केंद्रीय संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन ये एक बार यदि संघ में आ गए भैया, एक बार यदि संघ में आ गए, यदि एक बार संघ में आ गए तो ये क्या नहीं कर सकते, ये वापस नहीं जा सकते, यह वापस नहीं जा सकते इससे। समझ रहे हैं आप,
यदि एक बार ये आ गए तो इससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मैंने ये जो डॉटेड सर्कल बनाया है, जो राज्य बनाए हैं, वो ये जो प्लेन वाला सर्कल है मैंने इसके अंदर बनाए, यानी इस केंद्र के अंदर मैंने क्या बनाए हैं, राज्य बनाए हैं। ये जो है ये केंद्र या संघ से निकल नहीं सकते बाहर, यदि एक बार आ गए तो। इसकी ये विशेषता है। इसका गठन ही ऐसे होता है। किसका कैसे होता है भैया इसका गठन? अरे कैसे होता है, इसमें भी राज्य आपस में सहमति करके एक संघ या केंद्र का निर्माण करते हैं और यदि इस संघ में राज्य एक बार शामिल होने पर बाहर नहीं निकल सकते, तो ये क्या है, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था का गठन होता है। कैसे कि राज्य आपस में सहमति करके या समझौता करके एक संघ या केंद्र का निर्माण करते हैं। यदि राज्य एक बार इसमें आ जाते हैं तो वह पुनः वापस इसमें से नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं आप साथियों? समझ रहे हैं आप? ऐसे हमारे क्या होता है, ये होता है संघ या केंद्र। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य हमारे नहीं बनाए। इसमें क्या नहीं बनाया, मैं डॉटेड सर्कल थोड़ी ना बनाया। इसका मतलब इसमें राज्य नहीं होते, केवल इसमें केंद्र सरकार होती है, इसमें राज्य सरकार थोड़ी ना होगी। तो अब समझते हैं हम लोग, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो व्यवस्था है परिसंघात्मक वाली, ये जो व्यवस्था है ये कहीं भी नहीं है दुनिया में। लेकिन संघात्मक और एकात्मक व्यवस्थाएं हमारी हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको पता चलेगा कि भाई भारत में तो इनमें से कोई सी ना है। भारत में ना तो संघात्मक है पूरी तरीक़ा से, ना ही भारत पूरी तरीक़ा से हमारा एकात्मक है। भारत में इन दोनों में से कोई सी व्यवस्था नहीं है। तो फिर गुरु जी भारत में कौन सी व्यवस्था है? मैं आपको बताऊंगा कि भारत में क्या है। भारत में कुछ अलग है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहीं ना कहीं, आप लोग जानते हैं, उन्होंने बीच का रास्ता चुना है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बीच का रास्ता चुना है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बीच का रास्ता चुना। चलिए हम लोग देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो है, इसका गठन हमने देख लिया कैसे होता है। अब इसकी हम लोग विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी विशेषताएं देखेंगे। टाली टॉपिक संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो साथियों, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं आप लोग जानते हैं कि ये जो संघ होता है, जो आप लोग जो संघ देख रहे हैं, ये जो संघ है, ये संघ एक बॉडी से मिलकर के तो बना नहीं है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई होगी संघीय व्यवस्था पढ़ाते समय, जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से पढ़ा रहा था मैं। तो मैंने बताया कि संघ एक बॉडी से मिलकर के नहीं बना है, एक निकाय से मिलकर के नहीं बना है, बल्कि इसको बनाने के लिए दो या दो से अधिक निकाय होने चाहिए। अरे हाँ या ना? सही है मेरी बात? चलिए, तो हमारे यहाँ दो निकाय हैं, एक केंद्र है, दूसरा हमारा राज्य है। एक केंद्र है, दूसरा हमारा राज्य है। एक क्या हमारा, एक केंद्र है, दूसरा हमारा राज्य है। एक केंद्र है और दूसरा हमारा राज्य है। जब ये केंद्र और राज्य दोनों हैं, साथियों समझिएगा, जब केंद्र और राज्य दोनों हैं तो इन दोनों के मध्य भैया, इन दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे शक्तियों एवं कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुरु जी बिल्कुल होने चाहिए। अरे बिल्कुल होने चाहिए। अरे हाँ या ना? तो इसकी पहली विशेषता ये हो जाएगी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों एवं कार्यों का
स्पष्ट बंटवारा, स्पष्ट बंटवारा पहली आपकी विशेषता हमारी ये हो जाएगी। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताया, देखिए सुनिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है। चलो ठीक है। अब ये जो बंटवारा होगा हमारा, ये जो हम बंटवारा करेंगे, ये बंटवारा हम कैसे करेंगे, लिखित करेंगे या फिर अलिखित होना चाहिए भैया? ये जो बंटवारा होगा हमारा, ये लिखित होगा, लिखित होना अच्छा रहेगा या फिर अलिखित होना अच्छा रहेगा? अरे मान चलो अलिखित करा दो तो वहीं बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का, है ना? तो क्या होगा कि किसी समय आने पर कि भैया मान चलो केंद्र ने ज़्यादा कानून बना दिए राज्य के विषय पर, तो क्या होगा, इन दोनों भिड़त होगी। अरे जब भी तो लिखित हमारा क्या चाहिए यहाँ पर, लिखित दस्तावेज होना चाहिए, लिखित दस्तावेज होना चाहिए हमारा, ताकि वो एक बार पुनः देख सके कि देखो कितने पैसे किसको दिए गए। अरे हाँ है ना? तो केंद्र एवं राज्यों को मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है, लेकिन ये जो बंटवारा होता है ये हमारा लिखित ही अच्छा रहेगा, लिखित ही अच्छा रहेगा। और किस में लिखित होता है? ये संविधान में लिखित होता है, संविधान में ये लिखित होता है हमारा। क्या होता है यहाँ पर? संविधान में लिखित होता है, यानी कि यहाँ पर लिखित संविधान हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? लिखित संविधान हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अलिखित संविधान देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लिखित संविधान हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तीसरा, एक बात बताओ, संविधान में तो लिखा गया है कि भैया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, संघ सूची इतने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार जो इतने सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी 98 पर, है ना? राज्य जो सरकार है हमारी 61 विषयों पर कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे कानून 52 सब्जेक्ट पर। तो कहीं ना कहीं संविधान में ही तो बताया गया है, जब भी तो हमने देखा कि भैया लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। यदि इनके मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा हम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है। तीसरा, एक बार बताओ, जब हमने ये लिखित दस्तावेज बनाया, लिखित संविधान बनाया, अब इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए है भाई, या फिर ना होनी चाहिए सर्वोच्चता है? तो इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलेगी हमें। क्या देखने को मिलेगी? हमारी संविधान की सर्वोच्चता देखने को साथियों हमें मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? संविधान की सर्वोच्चता हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, संविधान की हमको सर्वोच्चता यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एक बात बताइए साथियों, एक बात बताइए, ये एक बात बताओ, मान के चलेगा केंद्र एवं राज्य हैं, केंद्र एवं राज्य हैं। पहली बात तो भाई इनमें विवाद होने की संभावना है नहीं, विवाद होने की संभावना नहीं, क्योंकि भैया जब इनके विषय जो है बांट दिए गए हैं तो बंटवारा तो होने की संभावना नहीं है। लेकिन बाई चांस यदि क्या हो जाए, यदि विवाद हो जाए, बाई चांस यदि विवाद हो जाए तो क्या हो सकता है उस स्थिति में? भैया बात खराब हो सकती है, देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक निकाय या फिर एक ऐसी हमारे पास बॉडी होनी चाहिए जो कि इन दोनों से स्वतंत्र हो, इन दोनों का उस पर दबाव ना हो, और उसके जो निर्णय हैं वो स्वतंत्र हो अपने आप में, उसके निर्णय स्वतंत्र हो अपने आप में। एक ऐसा निकाय, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन दोनों के विवाद को सुलझा सके, जो इन दोनों के विवाद को सुलझा सके। तो साथियों यहाँ पर आपको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगी। कैसी न्यायपालिका मिलेगी साथियों? यहाँ पर आपको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी। नंबर 5, हमने देखा कि भैया लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो जिस संविधान की सर्वोच्चता है या फिर जिस लिखित दस्तावेज की सर्वोच्चता है, उसमें संशोधन करना कठिन होना चाहिए या फिर आसान होना चाहिए? यानी कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? वो जटिल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन यानी कि जटिल होगी। कैसी होगी सैया? कठिन यानी कि जटिल होनी चाहिए भैया। कैसी होनी चाहिए? कठिन या फिर जटिल होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो ये व्यवस्थाएं रही हमारी कहाँ की? ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं हमारी।
संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? मैंने आपको बताया कि जब संघ है, संघ एक बॉडी से मिलकर के नहीं बनता है। संघ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक बॉडी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि भैया भारत में कितनी बॉडी है? दो है, एक केंद्र है और एक राज्य है। जब दोनों बॉडी है तो दोनों को मध्य शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो कहा कि हमने केंद्र एवं राज्य को मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है, कार्य है ना है? बिल्कुल है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब ये बंटवारा होगा तो ये लिखित होना चाहिए ताकि हम आगे चलकर भी देख सकें। ऐसा नहीं है अलिखित कर देंगे तो कहीं ना कहीं मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पर लिखित संविधान देखने को मिलेगा, और जो लिखित दस्तावेज है, लिखित संविधान है, उसकी क्या मिलेगी आपको? उसकी आपको सर्वोच्चता देखने को मिलेगी। कैसी है ना? सर्वोच्चता देखने को मिलेगी। अगला मैंने आपको बताया कि इन दोनों इनमें क्या है कि विवाद की स्थिति यदि बनती है तो एक ऐसा निकाय, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इनसे स्वतंत्र हो। तो वो आपको बताया कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी। अगला, जब इसकी सर्वोच्चता है संविधान की, तो इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसी है? वो कठिन होनी चाहिए साथी। वो कैसी होनी चाहिए? वो कठिन होनी चाहिए। समझ गया आप? चलिए अब हम देखते हैं एकात्मक व्यवस्था की क्या है विशेषताएं। एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं साथियों, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। अरे एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं सुनिए। ये जो एकात्मक व्यवस्था है, ये आपको जहां जनसंख्या कम होगी, जहां जनसंख्या क्या हो? कम हो, या फिर जहाँ विविधताएं कम हो, जहाँ विविधताएं कम हो, है ना, जहाँ क्षेत्रफल कम हो, जहाँ क्षेत्रफल कम होगा, वहीं आपको एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें राज्य सरकार नहीं है, केवल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल केंद्र सरकार आपको देखने को मिल रही है। केवल आपको क्या मिल रही है? यहाँ पर केवल आपको केंद्र सरकार देखने को मिल रही है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि भैया ये क्या है, इसमें आपको केवल केंद्र सरकार देखने को मिलेगी। और केंद्र सरकार यानी कि कहाँ काम कर सकती है? जहाँ जनसंख्या कम होगी। एक सरकार कहाँ काम करेगी? इकहरी सरकार ही तो मिलेगी यहाँ पर। तो इकहरी सरकार आपको वहाँ काम करती हुई नजर आएगी जहाँ जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कम होगी, विविधताएं या क्षेत्रफल कम होगा, वहीं हमारी एकात्मक व्यवस्था सफल हो सकती है। इसमें कैसी सरकार मिलती है हमारी? इसमें इकहरी सरकार हमको देखने को मिलती है। इकहरी सरकार यानी कि केवल हमारी केंद्र सरकार इसमें देखने को हमें मिलेगी। केवल इसमें हमारी केंद्र सरकार हमें देखने को मिलती है साथियों। इसमें जो हमारे प्रांत होते हैं, जो हमारे राज्य होते हैं, वो नहीं होते। ये जो एकात्मक व्यवस्था है, इसमें हमारे प्रांत नहीं होते, इसमें राज्य नहीं होते, यानी कि प्रांतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? इसमें प्रांतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रांतों का अस्तित्व नहीं होता साथियों, प्रांतों का अस्तित्व इसमें नहीं होता। बल्कि क्या होता है? बल्कि केंद्र सरकार जो है वही कुछ प्रांतों का क्या करती है? गठन कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार ही यहाँ पर क्या करेगी? कुछ राज्यों का गठन कर सकती है। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यों का गठन किया जाता है। राज्यों का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है कब? कुछ विषम परिस्थितियों में, जब जनसंख्या अधिक बढ़ती है तब। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? अब मैंने आपको बताया कि एकात्मक व्यवस्था में इकहरी सरकार होती है, और ये जनसंख्या जहाँ कम होती है, विविधताएं, क्षेत्रफल जहाँ कम होता है, वहाँ ये एकात्मक व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। दूसरा बताया कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रांतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि यहाँ पर केवल केंद्र सरकार होती है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, विविधता ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? उस ऐसी स्थिति में हमारे प्रांतों का गठन कर सकती है। अपने द्वारा ही प्रांतों का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। और केंद्र सरकार को इतनी पावर दी गई होती है, यहाँ पर केंद्र सरकार को इतनी पावर दी गई होती है कि वह राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ही कहाँ पर? राज्यों का गठन कर सकती है केंद्र सरकार, और इनके नाम, सीमा और क्षेत्रफल आदि में इनका परिवर्तन कर सकती है।
और यहाँ पर एक और व्यवस्था एक और विशेषता आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर केवल केंद्र सरकार होती है, केवल इकहरी सरकार होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एकल संविधान आपको देखने को मिलता है, एकल संविधान। लेकिन संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघात्मक में आपको दोहरा संविधान देखने को मिलता है, दोहरा संविधान। दोहरा संविधान यानी कि यहाँ पर प्रांतों का अपना अलग संविधान होता है, प्रांतों का अपना अलग संविधान होता है और हमारा केंद्र का अलग संविधान होता है। कहाँ पर, संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में केवल हमारा एकल संविधान आपको देखने को मिलेगा और हमारी अपनी एकल नागरिकता भी आपको देखने को मिलती है, एकल नागरिकता भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि केवल आपको एक ही आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जैसे अपने आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के आप पूरे भारतवर्ष में घूम सकते हैं। ये क्या है, ये एकल नागरिकता का आपका प्रमाण है। तो इतनी विशेषताएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, एकात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेंगी। तो साथियों मैंने जैसा कि आपको बताया, सुनिए इस संघात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो सुनिए इसमें क्या होता है कि इसमें राज्यों द्वारा केंद्र का निर्माण किया जाता है या संघ का निर्माण किया जाता है, और राज्य यदि एक बार इसमें आ जाते हैं तो क्या हो सकता है, वो इससे पुनः वापस नहीं जाते हैं, पुनः इससे वापस नहीं निकल सकते। तो एक बात बताओ, जब राज्यों ने आपस में मिलकर के केंद्र या संघ का निर्माण किया और वापस भी नहीं गए, तो इसका मतलब ना तो केंद्र का विनाश हुआ ना ही राज्यों का विनाश हुआ। यहाँ पर संघ का विनाश हो गया था लेकिन राज्यों का विनाश नहीं हुआ था, क्योंकि राज्य यहाँ पर वापस चले गए थे परिसंघात्मक में। यहाँ पर ना तो राज्य वापस जा रहे हैं और भैया ना ही इस पर कुछ किसी का विनाश हो रहा है। इसलिए हम संघात्मक व्यवस्था जो होती है हमारी, इसलिए हमारी जो संघात्मक व्यवस्था होती है इसके लिए हम दूसरा नाम दे देते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। कौन सा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, हम इसको नाम दे देते हैं साथियों। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इसमें भैया कोई भी क्या नहीं होता, इसमें कोई भी हमारी राज्य नहीं होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि राज्य आप इसमें राज्यों का विनाश कर सकता है कौन, केंद्र। केंद्र ही विनाश करेगा, केंद्र ही इसमें संशोधन करेगा राज्यों में, केंद्र ही इसका राज्यों को बनाएगा इसमें एकात्मक में। इसलिए हम बोल देते हैं इसे एकात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम हम बोल देते हैं इसे साथियों, हम इसे बोल देते हैं विनाशी राज्यों का, इसे हम बोल देते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या बोल देते हैं, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे राज्यों का विनाश हुआ लेकिन हमारे केंद्र सरकार का विनाश नहीं हुआ साथियों। तो आप लोगों को कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। एकात्मक में मैंने आपको ये सब कुछ बातें बताई है ना, अरे आ गई होंगी समझ में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुरुजी एक बात बताइए, आपने एकात्मक बताया, संघात्मक बताया, परिसंघात्मक तो खैर है ही है ना, इसे क्या बात करेंगे इसकी बात सुनिए। और संघात्मक की आपने विशेषताएं भी बताई कि भारत में कौन सी है फिर विशेषता, भाई भारत में कौन सी व्यवस्था है, फिर आपका सवाल ये उठेगा। तो अब अगला आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था, भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था। साथियों भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था, देखिए सुनिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं एक डायग्राम बनाने चाहूँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में डायग्राम बनाने चाहूँ साथियों मैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में डायग्राम आपका ये बन सकता है, ये क्या है, ये हमारे राज्य हैं, ये क्या है अंदर वाले, ये हमारे राज्य हैं, अंदर वाले क्या हमारे, ये राज्य हैं, ये हमारे अंदर वाले हमारे भैया राज्य हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है ये हमारा केंद्र या संघ है, केंद्र या संघ है, केंद्र या संघ है। ये कौन सी व्यवस्था है, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था। कौन सी है,
ये हमारा संघात्मक का चित्र है, ठीक है। और ये कौन सा है, इसमें केवल आपका केंद्र या संघ, ये हमारी एकात्मक व्यवस्था कौन सी है, ये हमारी एकात्मक व्यवस्था, ठीक है साथियों। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो देखिए सुनिए, भारत में क्या है, भारत में इनमें से कोई सी ना है, भारत में इनमें से कोई सी नहीं है, बल्कि संविधान निर्माता जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं बीच का रास्ता चुना। यहाँ पर उन्होंने देखा कि भैया कहीं ना कहीं हमारी जो परिस्थितियाँ थी उस समय की कुछ ऐसी थी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कनाडा से जो व्यवस्था ली गई है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उसका प्रावधान ले लिया कि ना तो पूरी तरीक़ा से हमारे यहाँ क्या है, ना तो पूरी तरीक़ा से हमारे संघात्मक है और ना ही पूरी तरीक़ा से हमारे यहाँ एकात्मक है। संघात्मक है, संघात्मक के फीचर हैं, एकात्मक के भी फीचर हैं, यानी कि फीचर हमारे दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के हैं। संघात्मक के ज़्यादा फीचर हैं, लेकिन क्या है वो एकात्मक की ओर झुकाव है हमारे यहाँ। जब तो कहा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, लेकिन सशक्त केंद्र के साथ है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर ज़्यादा झुकाव है हमारे भारत में। वो क्यों है उस पर भी अभी बात करेंगे हम लोग। तो सुनिएगा, जैसे मान के चलिएगा संघात्मक से कौन कौन से फीचर लिए गए हमारे भारत में। जैसे मान चलो, शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा राज्य एवं केंद्रों के बीच है या नहीं, अरे है नहीं, बिल्कुल है। लेकिन संविधान है भारत में, बिल्कुल है। संविधान सर्वोच्चता है, बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है ना, अरे है ना, है, बिल्कुल है। ये प्रावधान, ये सब प्रावधान कहाँ से ले लिए हमने, ये ले लिए संघात्मक व्यवस्था से। कहाँ से ले लिए, संघात्मक व्यवस्था से। इसका मतलब हमारे भारत की जो व्यवस्था है उसमें संघात्मक व्यवस्था के भी कहीं ना कहीं फीचर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। अगला हमने देखा एकात्मक की, एकात्मक की व्यवस्था में क्या है कि हमारे प्रांतों का अस्तित्व कोई नहीं है, प्रांतों का अस्तित्व कोई नहीं है, लेकिन प्रांतों का निर्माण जो होता है वो हमारे यहाँ राज्य, जो प्रांत या राज्य हैं उनका निर्माण होता है वो केंद्र के द्वारा ही किया जाता है, केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। अस्तित्व है, लेकिन क्या है कि संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर ज़्यादा झुकाव है, इसलिए जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया हमारे यहाँ। समझ रहे यार, ऐसे समझ रहे हैं ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, हमारे भारत में केंद्र जो सरकार है उसके द्वारा ही यहाँ पर राज्यों का गठन किया जाता है। ये वाली बात, ये वाला फीचर है या नहीं भारत में, बिल्कुल है। ये फीचर है या नहीं, बिल्कुल है। एकल संविधान है, बिल्कुल है, पूरे भारत का एकल संविधान है। राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, करती नहीं करती है। एकल नागरिकता है भारत में, बिल्कुल है, एकल नागरिकता भी है। तो मैंने आपको बताया कि संघात्मक व्यवस्था के भी कुछ फीचर हैं भारत में, और क्या है, हमारे एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ ना कुछ फीचर भारत में मौजूद हैं। इसलिए ये जो हमारी भारत की व्यवस्था है, इस भारत की व्यवस्था को हम लोग कह देते हैं क्या, इसलिए हम लोग भारत व्यवस्था को कह देते हैं अर्ध संघात्मक। क्या कर देते हैं, अर्ध संघात्मक हम लोग इसे कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, अर्ध संघात्मक कह देते हैं। और अर्ध संघात्मक किसने कहा, तो केसी व्हीयर ने कहा, केसी व्हीयर ने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक देश है। हमने कहा था कि भैया संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव है। क्या है, संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव हमारा मिलेगा भारत में। संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव या फिर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और ये वाला प्रावधान हमने कहाँ से लिया, ये लिया भैया हमने कनाडा से। कहाँ से लिया है, ये लिया है कनाडा से हमने। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब आपका सवाल उठेगा गुरुजी हमने इसी व्यवस्था को क्यों अपनाया, कि भैया हम तो संघात्मक भी ले सकते थे, हम एकात्मक की व्यवस्थाएं भी ले सकते थे, टोटल की टोटल ऐसी अपना सकते थे, लेकिन संविधान निर्माता ने बीच का रास्ता क्यों चुना, यानी कनाडा वाली व्यवस्था को क्यों लिया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को क्यों लिया। साथियों सुनिएगा, जिस प्रकार से अमेरिका में राज्यों की आपसी सहमति से एक संघ या केंद्र का निर्माण हुआ है, क्या उसी प्रकार से भारत में भी संघ का निर्माण राज्यों की सहमति से हुआ है। क्या उसी प्रकार से राज्यों की सहमति से भारत में भी संघ का या केंद्र का निर्माण हुआ है। तो आप लोग कहोगे नहीं गुरुजी, ये बात तो गलत है कि भारत में राज्यों की सहमति से केंद्र या संघ का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि साथियों केंद्र ने ही, उस समय आप लोग जानते कि तमाम देसी रियासतें हुआ करती थी, 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, उन सबको मिलाया, साम दाम दंड भेद करके सरदार पटेल साहब ने अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भैया क्या करा उन्होंने, सभी
565 देशी राष्ट्रों को भारतीय संघ में मिलाया। तो हमारा जो भारत है वो राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे भारत में तो राज्य खुद केंद्र द्वारा बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया कि कभी इस देशी रियासत को मिला लिया, कभी इस देशी रियासत को मिला लिया। आज़ादी तक लगभग सभी देशी रियासतें भारत में मिल चुकी थी, सिवाय 3 देशी रियासतों के, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। ये खचराई करने लगी, इन्होंने आपसी में सहमति नहीं जताई। इन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, किसी ने कहा कि हम स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो इन सभी देशी रियासतों को जबरन मिलाया गया भारत में, जब भारत एक संघ बना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब जाएगा भारत एक क्या बना, एक संघ बना। तो साथियों, भारत देश जो है वो ना तो पूरी तरीका से संघात्मक है, ना ही पूरी तरीका से एकात्मक है साथियों, बल्कि इन दोनों का परिणाम है। और संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता चुना, इसलिए भारत को एक अर्धसंघात्मक देश कहा जाता है। और किसने कहा था? ये केसी व्हीयर ने कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एक अर्धसंघात्मक देश है, किसका कथन है? तो किसका है? केसी व्हीयर साहब का हमारा कथन हो जाएगा। अब समझ में आ गई, भारत में संघात्मक के कुछ फीचर हैं और हमारे एकात्मक के भी कुछ फीचर मौजूद हैं। संघात्मक है, शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन साथियों एकात्मक की ओर ज़्यादा झुकाव है। झुकाव क्यों है? मैंने आपको बताया कि भैया इन सभी देशी राष्ट्रों को जबरन मिलाया गया भारत में। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। ना तो वो देशी राष्ट्र संघ से मिल करके भैया मिल जाती, फिर हट जाती, चली जाती, तो कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। समझ रहे हैं आप साथियों? तो इससे आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।